आज हम ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का जिसके कॉन्सेप्ट क्लास 11th और 12 दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दैट इज़ वेक्टर्स। तो वेक्टर समझते हैं क्या चीज़ है। देखो, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके अंदर हमने दो तरीके से डिवीजन किया है मेनली। एक है स्केलर क्वांटिटी का, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी का। वन बाय वन समझते हैं क्या चीज़ होती है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो अपने आप के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मैं मास कहता हूँ जैसे 10 ग्राम है। 10 ग्राम अगर इसका मास हो गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड बता दिया, दैट इज 10 यूनिट के साथ 10 ग्राम। इसमें कोई डायरेक्शन बताई कि ईस्ट की डायरेक्शन 10 ग्राम है, वेस्ट की डायरेक्शन वगैरह वगैरह, डायरेक्शन के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। मतलब इसको केवल एक ही चीज की रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड। इसलिए कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। उसी तरह से हम जैसे कि टाइम की बात करें, 10 सेकंड्स अगर मैं बता दूं किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 सेकंड लगते हैं, तो अब इसमें डायरेक्शन का अलग से सेंस तो है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ईस्ट की डायरेक्शन 10 सेकंड है या वेस्ट की डायरेक्शन 12 सेकंड लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या है कि टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्ड ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ उसे मैग्नीट्यूड चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी की। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि यहां पर एक बॉडी रख दी जाए, ठीक है। इस पर अगर हम कहें कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो अब 10 न्यूटन के फोर्स लगाने के क्या क्या तरीके हैं। कोई लेफ्ट से राइट लगा सकता है, कोई राइट से लेफ्ट लगा सकता है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन लगा सकता, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा सकता है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन लगा सकता है, कोई इंक्लाइंड प्लेन पे लगा सकता है। इस तरह से अलग अलग तरीके से इस पे फोर्स लगाए जा सकते हैं। अगर मैं बात कहूं कि हमें सेमी बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने यहां पे दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू कंप्लीट देयर सेंस आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी के अंदर आती हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटी कैटेगरी के अंदर आती हैं, और कुछ क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनको एक्जैक्टली हम ना तो स्केलर कह सकते हैं ना ही वेक्टर कह सकते हैं। उनके लिए थर्ड कैटेगरी रखी है, टेंसर क्वांटिटी। वो अभी अपने सिलेबस में है नहीं, बट नाम ध्यान रखना कि उसको क्या कहेंगे, हम टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। तो मेनली यहाँ पर दो ही क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, कितने टाइप की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहला है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट हैविंग सम डायरेक्शन होगी उसके पास। अब एक चीज देखें आप कि अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो मतलब कि यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट की क्या डायरेक्शन होगी, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। तो ऐसा वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कह देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। वेक्टर whose magnitude is unity is called यूनिट वेक्टर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, ए के ऊपर कैप लगा दिया जाएगा। जैसे सपोज वी हैव अ वेक्टर ए, उसके ऊपर इस तरह से कैप लगा दिया जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब देखना, किसी वेक्टर के पास जैसे दो चीजें होती हैं, जैसे वेक्टर ए है हमारे पास, है ना, इसके पास दो चीजें होगी, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी इसके पास। अगर हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड क्या बचेगा, तो मतलब क्या होगा, अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर पता करना है तो क्या करोगे, आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे।
अब क्वेश्चन ये आता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास तीन ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको डायरेक्शन वेक्टर कहा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन बताने का काम करेंगे। जैसे एक होगा हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो ऐसा वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस हो उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। एक और इसी तरह से एक वेक्टर होता है जे कैप, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। इसी तरह से एक और वेक्टर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, के कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और ये अलोंग जेड एक्सिस होगा। जैसे सपोज हमसे ऐसा कहा जाता है कि एक कोई पर्सन है जो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट करता है, वाई एक्सिस में 3 यूनिट का एंड जेड एक्सिस में 4 यूनिट का। तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आई कैप ने हमें क्या प्रोवाइड की, डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की। जे कैप ने हमें डायरेक्शन प्रोवाइड किया अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप ने हमें डायरेक्शन प्रोवाइड किया अलोंग जेड एक्सिस। तो एक कोई पर्सन था, ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स एक्सिस में मूवमेंट किया, तो ये 2 आई कैप हो जाएगा। 2 आई कैप मींस 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, साथ ही साथ 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस, और 4 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा इस तरह से। तो वेक्टर a इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप रिप्रेजेंट दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस इज 2 यूनिट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस इज 3 यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द z एक्सिस इज 4 यूनिट। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो जैसे अगर फोर्स वेक्टर हो जाता सेम 2 आई कैप 3 j कैप 4 k कैप लग रहा होता, तो हम क्या कहते हैं, अलोंग x एक्सिस कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का, अलोंग y एक्सिस 3 न्यूटन का, अलोंग z एक्सिस 4 न्यूटन का। इस तरह से हम क्या बताते हैं, वेक्टर के बारे में बताते हैं। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर a है, a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप होगा। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सिमिलरली a1 के प्लेस में यहाँ पे 2 था तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, a2 के प्लेस में 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, a3 के प्लेस में 4 है तो हमने 4 स्क्वायर कर दिया। अब सिंपली इसको मैथमेटिक्स है सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों ऐड करेंगे 25, 25 प्लस 4 हो जाएगा रूट ओवर 29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू रूट ओवर 29। अब हमें क्या निकालना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आगे की प्रोसेस क्या होगी, क्या बताया था, अगर हमें वेक्टर a कैप निकालना है तो वेक्टर a को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया जाएगा। किस तरह से, यहां पर समझते हैं। जैसे 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप था, तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड मतलब रूट 29 से डिवाइड करा देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूनिट वेक्टर ऑब्टेन किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर a हो, a आई कैप, a1 आई कैप, a2 j कैप और a3 k कैप हो। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, फिर इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया जाएगा तो केवल डायरेक्शन बचेगी। मैग्नीट्यूड क्योंकि क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे तरीके के वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे पैरेलल वेक्टर्स। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गए क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो तो ये क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर कहीं इधर की साइड लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब है एक ही प्लेन में, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं बट है किसमें, एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस पे। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि ऑल द वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाया करते हैं उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर का एग्जांपल हो गया, ये हमारा पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल हो गया, ये हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके के वेक्टर्स होते हैं, अगर आप बुक में रीड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। बट ये है हमारे कुछ काम के वेक्टर जिससे हमें बताना था। ठीक है, एक और होता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, सेम लाइन में एक्ट हो रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये तीनों भी कोलिनियर वेक्टर्स, सेम ही तो लाइन है, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हमने नीचे रख दिए, बट है ये। तो क्या पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर एक जैसे होते हैं,
एक जैसे होते हैं, बस इसमें एक चीज का डिफरेंस होता है, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होना है। पैरेलल वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसमें मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो वेक्टर होता है इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है इसका मैग्नीट्यूड, और एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली वेक्टर पे क्या होता है, टॉप पे क्या लगाया जाएगा, इस पे एरो लगाया जाएगा इस तरीके से। तो ये है एक्चुअली में वेक्टर, जैसे ये यहाँ तक होना चाहिए और उसके बाद ये यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये जो लेंथ होगी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली ये भी यहाँ तक टिप तक होना चाहिए था। ये हमारे क्या हो गए, वेक्टर्स हो गए। अब तीनों सेम ही प्लेन में लाया कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये कोप्लेनर वेक्टर्स। ये क्या हो गया, सेम लाइन में एक्ट हो रहे हैं, इसलिए कहलाएंगे सारे कोलिनियर वेक्टर्स। को मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेक्टर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर का अलजेब्रा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अलजेब्रा होता है। नॉर्मल अलजेब्रा से हम उसको नहीं कर सकते। कारण ये है क्योंकि नॉर्मल जो चीजें होती हैं हमारे पास, जैसे नंबर्स हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो अलजेब्रा बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए काम करता है, डायरेक्शन के लिए नहीं। तो अब वेक्टर क्वांटिटी के पास तो क्या है, डायरेक्शन भी है। तो उसमें क्या है, जब भी हम इसको सॉल्व करें तो दो चीजों का कंसिडरेशन करना होगा। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन, तब जाके हमें आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। तो अलजेब्रा समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि किस तरह से कंपोनेंट निकाला जाएगा किसी वेक्टर का। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये जो पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं, सभी को पता है। सपोज वी हैव अ पॉइंट पी, हमारे पास एक कोई पॉइंट पी है जिसकी मैग्नीट्यूड ए है, या जिसकी लेंथ क्या है, ए। कहां से, ओरिजिन से। अब हमें क्या पता है कि एक्स एक्सिस के साथ जैसे थीटा एंगल बना रहा है। अब हमें इसको रिजोल्व करना है। ये कोई एक वेक्टर भी आप सपोज कर सकते हो। हम इसको क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट का मतलब होगा कि जैसे कि क्या सपोज करें, आप यू सपोज कीजिए कि यहां पर एक कोई बॉडी रखी हुई है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, या यूं कह लें आप यहां पर उसको 10 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स से पुश किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन की तरफ रहेगा नेट रिजल्टेंट फोर्स। कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि देखिए यहां पर कितना हो गया 10 न्यूटन का फोर्स और यहां पर 5 न्यूटन का फोर्स, तो नेट इफेक्ट कुछ इसी की तरफ झुका हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट इसकी वजह से ही पड़ेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बीच में आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑलरेडी हमारे पास रिजल्टेंट है इसके हम दो टुकड़े कर रहे हैं, या यूं कह लो ये दो टुकड़े करके इसको मर्ज करना भी हम बाद में सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ही पीस है, हम इसके दो पार्ट में डिवाइड करना सीख रहे हैं। एक है अलोंग एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। अभी तो एक्स और वाई कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजोल्व करना सीखेंगे। मतलब कि एक कोई डायरेक्शन हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि इस पॉइंट को P है तो ये आप M सपोज कर लें, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा N। तो अगर हमें OM निकालना हो तो OM क्या होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो में कहां मिलता है, cos थीटा पे। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, OM होगी, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू OP। OP के प्लेस पे क्या रखा जा सकता है, A। सो cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन में A का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो OM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A cos थीटा। सिमिलरली अगर हमें OM निकालना हो तो दिस OM मस्ट बी इक्वल टू PM। ये जो OM है ये किसके इक्वल होना चाहिए, PM के इक्वल होना चाहिए। देन दिस PM इज इक्वल टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, साइन थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन में OP। साइन थीटा एज इट इज रहेगा, PM के प्लेस पे PM ही रहने देंगे और OP के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, A, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन PM इज इक्वल टू A साइन थीटा। मतलब कि अगर आपको PM निकालना हो या ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकालना हो तो क्या लगाओगे आप, A साइन थीटा, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वही वाला कंपोनेंट निकालना हो तो लगाओगे A cos थीटा। A cos थीटा, जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा हो जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा हो वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा A cos थीटा,
और ये हो जाएगा a sin थीटा। के एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर होगा, एंगल 30 डिग्री हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10। हमें इसके दो कंपोनेंट निकालने, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। इसका नाम O है, इसका नाम P है, ये M है और ये N है। सो ओ एम इज इक्वल टू, थीटा एंगल बनना कितना है 30 डिग्री, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, दैट इज ए कॉस 30 डिग्री। और ए के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम 10, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या इसका 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसको इससे डिवाइड करा 5, तो आंसर आया 5√3। सो ओ एम इज इक्वल टू 5√3। सिमिलरली ओ एन अगर हमें निकालना है तो ओ एन इज इक्वल टू, ये ओ एन और पी एम दोनों इक्वल होने वाले हैं, तो ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा एंड ए इज इक्वल टू व्हाट 10 साइन, एंगल कितना है 30 डिग्री। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होगी 1/2, इससे इसको डिवाइड कर आंसर आया 5, देन ओ एन इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब जो भी वैल्यू हो, यूनिट जो भी दे रखी हो उसके हिसाब से यूनिट रख दी जाएगी। अब एक थोड़ा सा इसमें वेरिएशन और कर लेते हैं, दैट इज जैसे अगर हमें सेम दे रखा है, ठीक है, अब ये एंगल दे दिया 30 डिग्री और हमें ये सब काम करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा। अगर मान लो ये a है, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू, इस बार में चलो 20 दे दिया है, a इज इक्वल टू 20। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये o है, ये p है, ये m है और ये n है। नाउ o n दिस टाइम इज a cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बन रहा है वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा, और इस cos के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज o m, वो हो जाएगा a sin थीटा। वैल्यूज आप लोगों को पता है, रखकर इससे आंसर निकाल सकते हैं। a cos थीटा विल बी इक्वल टू 10√3, और इसको निकालेंगे तो ये केवल आएगा 10, करके देख लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से हमने क्या करा है, वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज समझते हैं कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ लॉज हैं। तो पहला लॉ है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अभी क्या कह रहा है, जैसे हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए हो गया है, ठीक है, और इसमें हमें ऐड करना है वेक्टर बी, इसको हमें ऐड करना है किसको, वेक्टर बी को। अब मैंने क्या बताया था आपको कि द लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड और एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में एरो है, तो मतलब ये जो कुछ भी वेक्टर होगा, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी अलोंग दिस डायरेक्शन है, और ये इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए को एज इट इज बनाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, जितना मैग्नीट्यूड ये उतना ही मैग्नीट्यूड इधर भी होना चाहिए। इसको एज इट इज उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में यहाँ पर शिफ्ट करना है। दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सपोज करें तो ये ट्राइंगल की एक साइड हो गई, ये ट्राइंगल की दूसरी साइड हो गई। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two adjacent side of a triangle, then their resultant will represented by third side of the same triangle but in reverse order, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस पॉइंट को हम O मान लें, ये A है, ये B है, तो फर्स्ट वेक्टर इज अलोंग OA, सेकंड वेक्टर AB के अलोंग है। तो अगर मान लो सेम डायरेक्शन में होता, सेम ऑर्डर में होता, तो क्या हो जाएगा, B से O की तरफ आता, लेकिन ऑर्डर अपोजिट हो गया है, तो O से B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट में रिपीट कर देना, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द सेम ट्राइंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इससे हम किस तरह से आर की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे और एंगल किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सबसे पहले हम सेम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पास वेक्टर ए है, यहाँ पे हमने वेक्टर बी बनाया था, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये था दोनों वेक्टर्स के बीच में। अगर आप क्या करो, इसको स्लाइड करके आगे ले जाओगे, ठीक है, तो यही वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको नाम देते जैसे ए, ये ओ है, ये बी है, और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसको एम हो जाएगा। तो क्या वेक्टर बी के कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं क्या, यहाँ पे एंगल थीटा है तो बी जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा बोला हो जाएगा cos थीटा। सो ए एम विल बी इक्वल टू बी cos थीटा एंड दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू बी sin थीटा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट, और इसका वैल्यू हो जाएगा r, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं। और दिस एंगल इज अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है, ये जो हमारा वेक्टर ए है ना, उसके और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। इन ट्राइंगल, एक कोई ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सा, ओ एम बी, ओ एम बी बाय पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं इसमें, बाय पीजीटी क्या होता है, पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी, ओबी स्क्वायर, ओबी इज अ परपेंडिकुलर is sorry OB is a hypotenuse is equals to BM square plus OM square, ठीक है। OB एज इट इज रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, BM भी एज इट इज हो जाएगा, बट OM के दो पीसेस किए जा सकते हैं, एक तो O से लेके A तक, एक होगा A से लेके M तक। सो दिस विल बी इक्वल टू OA प्लस AM स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे डायग्राम से देके पुट कर सकते हैं। OB इज इक्वल टू R, यहाँ पे R स्क्वायर होगा, BM इज इक्वल टू होगा B sin थीटा, B sin थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर होगा OA के प्लेस पे A, क्योंकि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हमने A सपोज किया है। इधर AM इज इक्वल टू होगा B cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। देख सकते हैं इसको A है, ये B है, A प्लस बी होल स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, फिर बी स्क्वायर आएगा, दैट इज उस पूरी टर्म का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इधर भी बी स्क्वायर इस टर्म में भी और इस टर्म में बी स्क्वायर है, दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको लिख लिया जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा। अब बहुत पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से कराया तो बी स्क्वायर ही रहेगा, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू के लिए इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पास किसकी वैल्यू है, ये आर की। R is the magnitude of resultant vector and what is the resultant vector, जैसे हमारे पास दो वेक्टर लग रहे हैं, एक A है और एक B है, इन दोनों की वजह से नेट इफेक्ट तो आएगा। सो नेट इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो ये होगा, जैसे कि हमारे पास सपोज ये 10 न्यूटन होगा, जैसे फोर्स मान लेते हैं, वेक्टर A इज अ फोर्स विच इज हुज मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन, ये हमारा 5 न्यूटन सपोज कर लेते हैं, तो वेक्टर R की जो वैल्यू होगी वो कितनी आने वाली है वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगी कि 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा वो हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब हमें पता करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्राइंगल OMB tan अल्फा, इसमें tan अल्फा लगाएंगे। अब tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू BM अपॉन में OM। अगेन BM एज इट इज रहने देते हैं, OM के दो पीस कर लेते हैं, OA प्लस AM, ये किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू BM इज इक्वल टू B sin थीटा, डायग्राम से देख सकते हो, BM के प्लेस पे B sin थीटा है। OM इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, सो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। AM आप देख सकते हो डायग्राम में क्या है, B cos थीटा है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो tan के प्लेस पे इधर tan इनवर्स हो जाएगा, B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा।
ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा। अल्फा विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, किस डायरेक्शन में होगा ये हमें इस अल्फा से पता चलेगा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आती है बार बार, तो हमें सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार ना करना पड़े, इसीलिए हम स्पेशल केस पढ़ते हैं। तो स्पेशल केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इफ ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ए एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन बी अगर एक्ट हो रहा हो, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और वो होगा 0 डिग्री के इक्वल। इट मींस ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालना देखते हैं। तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री पुट करना है। तो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। सो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज ऑल्सो अ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। तो इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें आर की वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों जब सेम डायरेक्शन में तब उसके लिए। सेकंड, इसमें हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स बी साइन थीटा रूट ओवर ए अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं उधर का विजिबल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब हमें एंगल के प्लेस पे क्या रखना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रख देते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन 0 डिग्री अपॉन में a प्लस बी कॉस 0 डिग्री। साइन 0 मीन 0 और न्यूमरेटर अगर एक बार 0 हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। अच्छा, 0 tan में कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर ही होता है। सो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री। tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो मतलब कि 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में ए एक्ट हो रहा है या फिर बी एक्ट हो रहा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू भी क्या है, 0 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट केस यहां पे कंप्लीट होता है। केस सेकंड में क्या कह रहे हैं कि अगर ए और बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ना हो कि अब किस में हो, इफ ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसमें एक्ट हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट हो रहे हो, तो हम क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू क्या रख देंगे, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों रखा, समझ से, जैसे वेक्टर है इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखी हमने। सो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे 180 डिग्री आ जाएगा। कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। -1 का मल्टीप्लाई टर्म से करेंगे तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस टर्म विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सो आर विल बी इक्वल टू a माइनस बी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कैसे कि अगर मान लो एक फोर्स 10 न्यूटन के इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा और दूसरा फोर्स इसकी क्या अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का एक्ट हो रहा, तो क्या करेगा, वो तो इसका अपोजिट करेगा। तो नेट जो फोर्स लगने वाला है वो या तो अलोंग ए होगा या अलोंग बी होगा। जो जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन हमारा रिजल्टेंट एक्ट हो जाएगा। तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू या तो 0 डिग्री आने वाला है सेम, क्योंकि यहाँ पे साइन 180 क्या हो जाता है, इसी फॉर्मूले में साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव है तो वो 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन हमारा फोर्स एक्ट होगा। 2 केसेस और देखने हमें, इसके बाद 2 स्पेशल केसेस और हैं, उसमें और समझ लेते हैं क्या करेंगे। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या कहता है, इफ
both the vectors are perpendicular to each other. कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. इट मींस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर. r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री. अब cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, तो हमारे पास बचेगा केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड आउट होगा. और हम निकाल लेते हैं tan अल्फा की वैल्यू. tan अल्फा विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा. और थीटा के प्लेस पे क्या रखना है हमें, 90 डिग्री. तो इधर 90 हो जाएगा और इधर भी 90 होगा. sin 90 की वैल्यू थी 1, ध्यान रखिएगा sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0. तो ये बचा क्या हमारे पास, b टाइम्स 1, ये अकेला b लिख सकते हैं, a प्लस 0 टाइम्स b. और 0 टाइम्स b लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो केवल क्या बचा है b बाय a. तो इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं b बाय a, जो tan अल्फा की वैल्यू है. सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a. ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी कब, जब एंगल कितना हो दोनों के बीच में, 90 डिग्री, मतलब कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. एक लास्ट केस और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है लास्ट वाला, उसको ध्यान से समझना. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी केस से हमारे सॉल्व हो जाते हैं. क्या है केस, केस नंबर 4. इफ a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, मतलब कि दो जो फोर्स लग रहा है हमारे पास वो दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, या दो वेक्टर्स जो है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो समझते हैं r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अब दोनों एक्चुअली क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो दोनों के प्लेस हम a ही लिख लेते हैं, b के प्लेस पे भी a ही लिखेंगे. a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा. तो क्या है, यहां पर ऐड कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा. अब 2a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू रूट 2a, क्योंकि 2 अगर रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो उसको रूट लिख लिया, और a स्क्वायर को अगर हमने रूट से बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, a. और रूट के अंदर बचने वाला है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा. और 1 प्लस cos थीटा जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला, एक छोटा सा यहाँ पे मैं डेरिवेशन कर देता हूँ किस तरह से. जैसे cos टू थीटा है, उसका एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. cos टू थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. एक मिनट, विजिबल नहीं रहेगा उधर. केस नंबर फर्स्ट को रफ कर देते हैं. आई थिंक लिख लिया होगा इसको, या फिर वीडियो तो है ही सही, पहले जाकर आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ कि cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है. और हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है. ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन लगा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा के प्लेस से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये किसके इक्वल चल रहा है, cos टू थीटा के. इसको उठाकर इधर ले आएंगे माइनस 1 को, तो हो जाएगा 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे तो 2 थीटा है और यहाँ पे केवल थीटा है. अब अगर हम एंगल इधर हाफ करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. बस इतनी सी कहानी है. तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं. सो r इज इक्वल टू रूट 2a तो है ही सही, इसके प्लेस पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. देखिए रूट टू दो बार हो गया, तो इसको हम केवल 2 लिख सकते हैं. a तो ऑलरेडी a है, cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे रूट से बाहर निकलेगा तो केवल cos थीटा बाय 2. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r. मतलब कि अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से रहेगा. जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसका डेरिवेशन यहाँ पर है. नेक्स्ट है डायरेक्शन क्या होगी.
डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सो टेन अल्फा में फाइंड आउट करना है। टेन अल्फा ये हमारे पास फोर्थ केस इधर से ऐसा चल रहा है। टेन अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या देखा है हमने, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंस ए एंड बी बोथ आर इक्वल, तो हमने यहाँ पे सबके प्लेस पे क्या लिख लिया, ए ही लिख लिया है। तो ए साइन थीटा अपॉन में ए प्लस ए कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर से ए कॉमन लिया जा सकता है, उसको कैंसिल कर देंगे। सो होगा ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। और एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं इनको। अगर इधर से हमने 2 हटा दिया मतलब, तो इधर भी क्या लग जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर इधर 4 कर दिया तो इधर 2 थीटा हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो न्यूमरेटर में तो हम ये रख रहे हैं क्या, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और डिनोमिनेटर में इसके प्लेस पर अभी हमने इस्तेमाल करा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। साइन बाय कॉस होता है 10, तो इधर LHS में है 10 अल्फा, तो इधर हो जाएगा 10 थीटा बाय 2। तो आप देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम इसको ऐसे कट करते नहीं है। सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, दो फोर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के किसी एंगल पर एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन। तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा इनके जस्ट कहां पे आने वाला है, बीच में। दो फोर्स हैं इस तरह से एक्ट हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनकी वजह से जो भी रिजल्टेंट आएगा वो दोनों से इक्वल एंगल पर होगा। तो ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। इस तरह से चार यहाँ पर स्पेशल केस हैं। अगर इनमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है इनके ऊपर बेस, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशल केस के। अदरवाइज जो शुरुआत में मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे आर के लिए और टेन अल्फा के लिए, वो तो सभी केस के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली उनका इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।